हेलो नमस्ते, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर टकाटक। मेरा नाम है जानवी जामदार और आज हम क्लास 6 के सेकंड चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका नाम है कंपोनेंट्स ऑफ फूड। पिछले चैप्टर में हमने फूड क्या होता है ये समझा था, ठीक है। तो फूड क्या है इसके रिकैप में हम ये समझ सकते हैं कि इट इज़ अ बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ एवरी लिविंग ऑर्गेनिजम्स जिसका फंक्शन है ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड वेयर एंड टेयर ऑफ द टिश्यूज। इसका ये मतलब है when we talk about repair of old tissues and formation of new tissues, इस चीज़ में हेल्प करता है क्या? हमारा फूड, ठीक है। अब जैसे कि एक कार का एग्जाम्पल लिया जाए तो एक कार में सिर्फ फ्यूल ही इम्पॉर्टेंट नहीं है बल्कि उसकी सर्विसिंग, मेंटेनेंस और रेगुलर यूज़ भी इम्पॉर्टेंट है। सिमिलरली हमारी ह्यूमन बॉडी में सिर्फ खाना इम्पॉर्टेंट नहीं है, फूड के साथ साथ उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यूज़, उसके कंपोनेंट्स और उसके रिलेटेड हर चीज़ भी इम्पॉर्टेंट है, प्लस एक्सरसाइज भी इम्पॉर्टेंट है। तो आज हम इन कंपोनेंट्स के बारे में बात करेंगे और इनके फंक्शंस के बारे में बात करेंगे। लेट्स प्रोसीड टू आवर चैप्टर। When we talk about components, हमारा मेन कंसेप्ट आता है वो है nutrients. What are nutrients? The components of food which are required by our body for growth and development and wear and tear of our body. यानी जो components जो हमारे body के development में help करते हैं, development को maintain करने में help करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? Nutrients. The process of consuming nutrients required for growth and development of our body and to obtain energy is known as nutrition. यानी overall process of consumption nutrients की उसे हम क्या कहेंगे? Nutrition, ठीक है। When we talk about nutrients, they are of two types, mainly macronutrients and micronutrients. Macro means which is required in large amount. तो जो न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी में ज़्यादा क्वांटिटी में नेसेसरी होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, विच कंसिस्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स। नेक्स्ट कैटेगरी आती है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में जब हम बात करते हैं तो दीज आर न्यूट्रिएंट्स विच आर रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी इन स्मॉल अमाउंट्स, यानी ये इंपॉर्टेंट तो हैं बस बॉडी में थोड़ी कम क्वांटिटी में नेसेसरी होते हैं। तो दीज न्यूट्रिएंट्स आर कॉल्ड एज माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जिनमें आते हैं विटामिन्स एंड मिनरल्स, ठीक है। सो लेट्स प्रोसीड टू आवर न्यूट्रिएंट्स लिस्ट एंड लेट्स सी देयर फंक्शंस। पहला जो हम पढ़ेंगे वो आता है कार्बोहाइड्रेट्स। हमारी बॉडी में किसी भी काम को करने की जो क्षमता आती है वो आती है फूड की वजह से। जनरली ऐसे फूड जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं उनमें क्या कंसिस्ट होता है? कार्बोहाइड्रेट्स। दीज आर मेनली एनर्जी गिविंग फूड। मतलब कार्बोहाइड्रेट्स का मेन फंक्शन क्या है? इंस्टेंट एनर्जी, ठीक है। जो फूड हमें इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करता है वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। अब किसी फूड में कितनी क्वांटिटी में एनर्जी प्रेजेंट है या किस फूड को खाने से हमें कितनी एनर्जी प्रोवाइड होती है ये हम कैसे अंदाज़ा लगाएं? अब सपोज हम इस पेन का एग्जाम्पल लेते हैं। इफ़ वी हैव टू मेजर दिस पेन, विल टेक अ स्केल, उसके डिनोमिनेशंस के थ्रू हम बता सकते हैं कि ये पेन इतने सेंटीमीटर्स का है। सिमिलरली एनर्जी को मेजर करने के लिए एक यूनिट का नाम हम लेते हैं विच इज़ कॉल्ड एज कैलोरी। जब भी हम किसी फूड पैकेट के बैक साइड पर देखते हैं उसमें एक न्यूट्रिशनल वैल्यू करके एक बॉक्स बना होता है। उस बॉक्स में उस फूड आर्टिकल में पर्टिकुलरली कितने अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, कौन से कंपोनेंट्स कितने क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं वो हमें दिखाई देते हैं। इस न्यूट्रिशनल वैल्यू टेबल में हमें इस कैलोरी का मेंशन मिलता है और कैलोरी इज नथिंग बट यूनिट ऑफ एनर्जी। और ये एनर्जी हमें पर्टिकुलर फूड आर्टिकल खाने से कितनी एनर्जी मिलती है ये इस पर्टिकुलर कैलोरीज में मेजर किया जाता है। तो हमने कार्बोहाइड्रेट में क्या देखा? इट प्रोवाइड्स इंस्टेंट एनर्जी। एनर्जी को हम किस में मेजर करते हैं? कैलोरीज में, ठीक है। मेन कार्बोहाइड्रेट्स आर स्टार्चेस एंड शुगर्स। Starches are
कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ शुगर, ठीक है। कॉम्प्लेक्स और स्टोर्ड फॉर्म ऑफ शुगर को हम क्या कहते हैं? स्टार्च कहते हैं। ये जनरली हमें प्लांट्स में मिलते हैं। प्लांट्स में जो फूड स्टोर्ड अमाउंट में प्रेजेंट होता है उसे हम क्या कहेंगे? स्टार्च। ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है। और जो नॉर्मली हमारे फूड आर्टिकल्स में प्रेजेंट होता है, हमारी बॉडी में ग्लूकोज के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, या जो हम इनटेक करते हैं ग्लूकोज के फॉर्म में, वो सब किस में आएगा? शुगर्स में, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट जनरली दो टाइप में हम क्लासीफाई कर सकते हैं, स्टार्चेस एंड शुगर्स, ठीक है। इसके एग्जांपल्स है पोटैटो, व्हीट एक्सेट्रा। अब ये ज़रूरी नहीं है कि हमने इन फूड आइटम्स के नाम लिखे हैं मतलब इसमें सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स ही प्रेजेंट है, बल्कि इसमें कार्बोहाइड्रेट्स लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होता है, इसलिए हम इनका नाम कार्बोहाइड्रेट्स में लिखते हैं। इसके कंपोनेंट्स जिससे ये बना होता है आर मेनली कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। लेट्स प्रोसीड टू आवर नेक्स्ट न्यूट्रिएंट जो है फैट्स। जनरली हम एड्स या कमर्शियल्स में देखते हैं फैट्स को बड़े नेगेटिव कंटेक्स्ट में दिखाया जाता है, बट फैट्स हमारी बॉडी में उतना ही इक्वली इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है जितना कि बाकी न्यूट्रिएंट्स। फैट्स होता क्या है? These are also energy giving foods, but they provide us more energy in compared to carbohydrates. ये एनर्जी कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा अमाउंट में हमें देता है और इसलिए हम इसको कहते हैं एनर्जी रिजर्वॉयर। एनर्जी रिजर्वॉयर मतलब हमें ये एनर्जी स्टोर्ड फॉर्म में मिलती है एंड दैट्स व्हाई फैट्स आर इक्वली इम्पॉर्टेंट। ये कंपोनेंट से मिलके बना होता है कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इसमें कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है। एंड फैट्स को अब हम कैसे, क्या हम इसके क्लासिफिकेशन कर सकते हैं? तो एक टर्म आती है हमारे पास कोलेस्ट्रॉल। हमने ये कहीं ना कहीं सुना होगा, किसी ऐड में सुना होगा, किसी प्रोडक्ट के डिस्क्रिप्शन में सुना होगा। तो कोलेस्ट्रॉल बॉडी के लिए गुड भी होता है, बैड भी होता है। कोलेस्ट्रॉल दो टाइप का होता है, बैड कोलेस्ट्रॉल एंड गुड कोलेस्ट्रॉल। गुड कोलेस्ट्रॉल बॉडी के लिए इम्पॉर्टेंट होता है एडिक्वेट अमाउंट में, एडिक्वेट या रेगुलेटेड अमाउंट में, ठीक है। जनरली फिश ऑयल जैसे फूड आइटम्स को हम कंज्यूम करके इस टाइप के गुड कोलेस्ट्रॉल को बॉडी में इनटेक इसका कर सकते हैं, ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़, बॉडी में जो स्किन की लेयर्स होती हैं, इसकी एक लेयर फैट की लेयर होती है, ठीक है। तो ये जो हमारे स्किन के बिलो फैट की लेयर प्रेजेंट होती है, इट प्रिवेंट्स आवर बॉडी फ्रॉम एक्सेसिव हीट लॉस। तो ये भी फैट का एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है कि ये एक्सेसिव हीट लॉस को प्रिवेंट करता है। तो हमने फैट्स के बारे में क्या जाना? इनको हम एनर्जी रिजर्वॉयर कहते हैं क्योंकि ये स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी हमें इंस्टेंटली एनर्जी प्रोवाइड करता है कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा, ठीक है। Let's proceed to our next nutrient, which is protein. It is very important for our body because it helps in growth and development. बॉडी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में प्रोटीन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, इसलिए इनको हम बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक भी कहते हैं। बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ बॉडी किसे कहते हैं हम? प्रोटीन को। तो दीज आर नोन एज बॉडी बिल्डिंग फूड्स। दे हेल्पिंग wear and tear of body tissues. For example, pulses, मूंग, पीस, मीट एक्सेट्रा, ये सारे फूड आइटम्स को कंज्यूम करके हम प्रोटीन का इंटेक बढ़ा सकते हैं, ठीक है। इसके मेन कंपोनेंट्स क्या है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड कार्बन। इसमें नाइट्रोजन डोमिनेट करता है। नाइट्रोजन इन कंपाउंड्स में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। प्रोटीन्स जनरली बनता किससे है? तो इसका मोनोमर जो हम कह सकते हैं अमीनो एसिड। अमीनो एसिड की बहुत सारी चेन्स मिलके क्या बनाती है? प्रोटीन बनाती है। जनरली जो हम जिमिंग जाते हैं, जो बॉडी शॉडी बनाते हैं, जिसको सिक्स पैक ऐप बनाने होते हैं, उनको सबसे ज़्यादा किस चीज़ की नीड होती है? वो है प्रोटीन के इंटेक की। तो वो जनरली प्रोटीन के सप्लीमेंट्स क्यों लेते हैं? क्योंकि ये बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट कहलाता है।
और इसी के नाम से हम कह सकते हैं, इसी के नाम से हम समझ सकते हैं कि इसका फंक्शन क्या है. ठीक है, लेट्स मूव फर्दर टू vitamins and minerals are micronutrients. ठीक है, vitamins and minerals are called protective foods, यानी हम इन्हें कह सकते हैं कि ये किसी ना किसी चीज़ से हमें प्रोटेक्ट कर रहे होंगे. ठीक है, तो किस चीज़ से प्रोटेक्ट कर रहे हैं? दे प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम डिजीजेस. जो आजकल कई सारी डिजीजेस होती है, कई सारी बीमारियां हो रही है इधर उधर, काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स है. ये बॉडी रिलेटेड प्रॉब्लम्स जनरली न्यूट्रिशन के कम या ज़्यादा होने की वजह से होता है. इसका एक रोल जो निभाता है वो है विटामिन्स एंड मिनरल्स, जो हमें इन डिजीजेस से फाइट करने, कॉम्बैट करने में हेल्प करता है. ठीक है, सो लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट आर मिनरल्स. ठीक है, मिनरल्स आर नथिंग बट दे हेल्प इन एड द डेवलपमेंट ऑफ आवर बॉडी. ठीक है, मिनरल्स बॉडी में स्मॉल क्वांटिटी में नेसेसरी होता है, बट दे आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट एज द मैक्रो न्यूट्रिएंट्स. ओके, सो लेट अस टेक एन इम्पॉर्टेंट मिनरल, कैल्शियम. हम पहले से सुनते आ रहे हैं कैल्शियम बॉडी में इम्पॉर्टेंट है, कैल्शियम बोन्स को स्ट्रॉन्ग करता है. तो कैल्शियम का बेसिक फंक्शन क्या है? बोन्स एंड टीथ को स्ट्रॉन्ग करना, इनको डेवलपमेंट, इनका डेवलपमेंट किस पे डिपेंडेंट है? कैल्शियम के इनटेक पर. नेक्स्ट वी टॉक अबाउट फॉस्फोरस. दे हेल्प इन कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्सेस. नर्व इम्पल्सेस की कंडक्शन में कौन हेल्प करता है? फॉस्फोरस. नाउ लेट्स टॉक अबाउट आयरन. आयरन सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में कहाँ प्रेजेंट होता है? हमारे ब्लड में. ब्लड हमारी पूरी बॉडी में है. ब्लड का सबसे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट क्या है? हीमोग्लोबिन. तो हीमोग्लोबिन को बढ़ाने का काम कौन करेगा? आयरन. ठीक है, टू इंक्रीज हीमोग्लोबिन, टू प्रोड्यूस हीमोग्लोबिन, हम किसका इंटेक कर सकते हैं? आयरन का. ठीक है, नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आयोडीन. आयोडीन हम जनरली रेगुलर बेसिस पर कंज्यूम करते हैं इन द फॉर्म ऑफ नॉर्मल टेबल सॉल्ट. ठीक है, जो सॉल्ट हम खाते हैं उसमें क्वांटिटी में क्या प्रेजेंट होता है? आयोडीन. आयोडीन हेल्प्स इन थायराइड बैलेंस एंड improves our immune system. थायराइड जो ग्लैंड होता है उसके प्रॉपर फंक्शनिंग में हेल्प करता है, प्लस बॉडी के इम्यून सिस्टम को हेल्दी बनाने में भी आयोडीन हेल्प करता है. नाउ लेट्स मूव ऑन टू विटामिन्स. विटामिन्स का रोल है हमारी बॉडी के डेवलपमेंट मैनेजमेंट को चेक करना. ठीक है, विटामिन्स जनरली 6 टाइप के होते हैं. विटामिन ए, बी, सी, डी, ई एंड के. ठीक है, हर विटामिन का एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है और ये ना मिलने पर उनकी पर्टिकुलर डेफिशिएंसी डिजीज़ के बारे में भी हम यहाँ पर पढ़ेंगे. ठीक है, तो विटामिन्स को जनरली हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं. एक होते हैं वाटर सोल्यूबल और एक होते हैं वाटर इनसोल्यूबल. ठीक है, वाटर सोल्यूबल हम कहते हैं विटामिन बी एंड सी को, और ए, डी, ई एंड के ये होते हैं वाटर इनसोल्यूबल. अब वाटर इनसोल्यूबल है तो इनको फिर हम बॉडी में एब्जॉर्ब कैसे करेंगे? तो दे आर फैट सोल्यूबल. वाटर इनसोल्यूबल विटामिन्स आर फैट सोल्यूबल. ठीक है, तो ये काय में सोल्यूबल होते हैं? फैट्स में सोल्यूबल होते हैं. ठीक है, नाउ फर्स्ट वी टॉक अबाउट विटामिन ए. ठीक है, विटामिन ए इज रिलेटेड एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर विजन. विजन रिलेटेड जितनी भी चीज़ें मैनिपुलेट होती है बॉडी में, तो ये किसकी वजह से होती है? विटामिन ए की वजह से. ठीक है, इसके सोर्सेस है कैरेट, ग्रीन वेजिटेबल्स, और इन सब को खाने से हमारी विजन अच्छी होती है. ठीक है, इसकी डेफिशिएंसी डिजीज़ है नाइट ब्लाइंडनेस, यानी विजन रिलेटेड जितनी डेफिशिएंसी डिजीजेस होती हैं वो किस वजह से होती हैं? विटामिन ए की कमी की वजह से होती हैं. ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू विटामिन बी और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स. ठीक है, विटामिन बी और बी कॉम्प्लेक्स को हम कहाँ से ऑब्टेन कर सकते हैं? एनिमल या डेयरी प्रोडक्ट से. ये रिस्पॉन्सिबल होता है डीएनए रेप्लिकेशन एंड टू प्रोड्यूस आरबीसीज. ये बॉडी का मेटाबॉलिज्म
कंट्रोल करता है, मेटाबॉलिज्म मैनेज करता है. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय मेटाबॉलिज्म? तो जितनी केमिकल एक्टिविटीज़ हमारी बॉडी में टेक प्लेस करती है वो हम क्या कहते हैं? मेटाबॉलिज्म कहते हैं. ठीक है, इसकी डेफिशिएंसी डिजीज़ क्या होगी? मसल एंड बॉडी वीकनेस, या इसे हम क्या कहते हैं? बेरी बेरी. ठीक है, इसमें इंसान टायर्डनेस, फटीगनेस ये सब एक्सपीरियंस करता है, और मसल का वीक होना मीन्स ये किसकी कमी की वजह से है? विटामिन डी की कमी की वजह से. नाउ वी टॉक अबाउट विटामिन सी. विटामिन सी जनरली सिट्रस फ्रूट्स, जो खट्टे फ्रूट्स होते हैं या खट्टी चीज़ें होती है, उससे हमें ऑब्टेन होते हैं. ठीक है, ये इसका रोल है एंटीऑक्सीडेंट जैसा, एंड आयरन के फॉर्मेशन में इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है. ठीक है, इसकी डेफिशिएंसी डिजीज़ है मेनली अनीमिया या स्कर्वी. ठीक है, स्कर्वी में ब्लीडिंग गम्स या स्वोलन गम्स जैसी सिम्टम्स होती हैं, तो हम उसे स्कर्वी कहते हैं. एंड अनीमिया मीन्स ब्लड की कमी या हीमोग्लोबिन की कमी को हम अनीमिया कह सकते हैं. तो इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? विटामिन सी. नाउ वी टॉक अबाउट विटामिन डी. हम पहले से सुनते आ रहे हैं कि सनलाइट से हमें विटामिन डी मिलता है, तो ये क्यों इम्पॉर्टेंट है, तो इसे हम आज समझते हैं. विटामिन डी बोन की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. बोन्स की ग्रोथ या बोन्स का स्ट्रांग होना ये किस पे डिपेंड करता है? ये विटामिन डी के इनटेक पे डिपेंड करता है. अब ये अगर ना हो या इसकी अगर डेफिशिएंसी हो तो हमें क्या हो सकता है? रिकेट्स. ठीक है, रिकेट्स जनरली क्या होता है? आपके जो लेग्स होते हैं इसका पोस्चर बदल जाता है. जनरली लेग्स ऐसे होते हैं स्ट्रेट. ठीक है, या तो वो बो लेग हो जाएगा या तो फिर हम इसे कहते हैं नॉक नीज. ठीक है, तो जनरली ये सारी डेफिशिएंसी किसकी वजह से होती है? विटामिन डी की कमी की वजह से. नाउ इफ वी टॉक अबाउट विटामिन ई. विटामिन ई भी एक तरीका एंटीऑक्सीडेंट है. ये हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है, स्ट्रॉन्ग करता है, एंड इवन ये हमारे हेयर ग्रोथ के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है. तो हेयर ग्रोथ से रिलेटेड भी चीज़ें या स्किन रिलेटेड चीज़ें भी किसकी वजह से होती है? विटामिन ई की वजह से. और इसकी डेफिशिएंसी भी अनीमिया कॉज कर सकती है. नाउ इफ़ वी टॉक अबाउट आवर लास्ट विटामिन विच इज़ विटामिन के. विटामिन के ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स से हमें मिलता है, एंड ये ब्लड कोएगुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. बट ब्लड कोएगुलेशन या ब्लड क्लॉटिंग से हम क्या समझते हैं? जब हमें लग जाती है तो हमारी बॉडी से खून निकलता है. ठीक है, तो हमारी बॉडी क्या करती है? हमारी बॉडी की जो प्लेटलेट्स होती है वो उसको जल्दी से ब्लड क्लॉट कर देती है और ब्लड आना रुक जाता है थोड़े टाइम बाद. तो ये जो एक्टिविटी है उसे हम क्या कहते हैं? ब्लड कोएगुलेशन या ब्लड क्लॉटिंग. तो इसकी डेफिशिएंसी की वजह से क्या होता है? हेमोरॉइड डिजीजेस होती है, और इसकी वजह से ब्लड क्लॉटिंग इफेक्ट होती है, बहुत टाइम तक घाव नहीं भरते हैं. तो ये सारी डेफिशिएंसी के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? विटामिन के. ठीक है, अब हम कुछ चीज़ और एक्स्ट्रा में देखते हैं कि कैल्शियम, आयोडीन एंड आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से क्या होता है. कैल्शियम की डेफिशिएंसी की वजह से बोन या टूथ डीके हो सकता है. इसमें वीक बोन्स और टूथ डीके हम ये इसके सिम्टम्स कह सकते हैं. ठीक है, आयोडीन की कमी की वजह से क्या होता है? जनरली गोइटर, जो हमारी स्वोलन नेक अगर होती है, यानी उसे हम क्या कहेंगे? गोइटर कहेंगे. इसमें क्या होता है? ग्लैंड्स इन द नेक अपीयर स्वोलन. मेंटल डिसेबिलिटी इन चिल्ड्रन, मतलब छोटे बच्चों के लिए ये मेंटल डिसेबिलिटी का रीज़न भी हो सकता है. आयरन की डेफिशिएंसी क्या कॉज कर सकती है? अनीमिया यानी खून की कमी. इसका सिम्टम क्या कह सकते हैं हम? वीकनेस, फटीगनेस, ये जितनी भी हेल्थ रिलेटेड सिम्टम्स है उसके लिए क्या रिस्पॉन्सिबल होगा? आयरन की डेफिशिएंसी. ठीक है, नाउ अब हमने मेन कंपोनेंट्स तो पढ़ लिए विच आर कॉल्ड एज न्यूट्रिएंट्स, बट देयर आर सम अदर कंपोनेंट्स जो कि इक्वली इम्पॉर्टेंट है हमारी बॉडी के डेवलपमेंट और मेंटेनेंस के लिए, जिन्हें हम कहते हैं अदर कंपोनेंट्स ऑफ फूड. इन्हें हम न्यूट्रिएंट्स नहीं कहते, बट ये इम्पॉर्टेंट है. इसमें पहला हम पढ़ेंगे वाटर. वाटर तो सबको पता ही होगा, बट ये हमारी बॉडी के लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है आज हम देखते हैं. इट इज़ इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ फूड. It helps in removal of waste products of our body. ये waste products के excretion में help करता है. ये दो टाइप से हो सकता है, in the form of urine और in the form of sweat. ये दो टाइप से बॉडी के वेस्ट को रिमूव करने में हेल्प करता है. ऑल्सो इट एक्ट्स एज अ मीडियम. मीडियम किसके लिए?
बायोलॉजिकल रिएक्शंस जो कि हमारी बॉडी में हो रहे हैं उनके लिए एज अ मीडियम ऑफ ईज एक्ट करता है ताकि वो प्रोसेसेस ईजीली हो सके. इट ऑल्सो रेगुलेट्स द बॉडी टेम्परेचर. बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने में भी वाटर का सबसे इम्पॉर्टेंट रोल होता है. नाउ वी प्रोसीड टू रफेज. रफेज क्या होते हैं? ये जनरली प्लांट्स प्रोडक्ट या फ्रूट्स जनरली हम कह सकते हैं, कुछ वेजिटेबल्स कह सकते हैं, इनसे जो मिलने वाले फाइबर्स होते हैं वो हमारी बॉडी के लिए कैसे इंपॉर्टेंट होते हैं. इसके कुछ एग्जाम्पल है होल ग्रेन्स, पल्सेस, फ्रेश फ्रूट्स. तो ये जनरली क्या करते हैं, हमारी बॉडी के जो अनडाइजेस्टेड फूड है, ठीक है, उसको डाइजेस्ट करने में ये हेल्प करते हैं. ठीक है, जनरली जो कॉन्स्टिपेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है वो किसकी कमी की वजह से होती है? प्रॉपर रफेज या फाइबर्स के ना होने की वजह से होती है. तो इनका इंटेक भी बॉडी के लिए उतना ही इम्पॉर्टेंट है. नाउ वी टॉक अबाउट अ बैलेंस डाइट. ठीक है, हम न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ लिया, अदर कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ लिया, बट अब इन चीज़ों का इंटेक कितने अमाउंट में होना चाहिए ये भी उतना इम्पॉर्टेंट है समझना. ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय डाइट? डाइट जनरली क्या होता है? अ पर्सन कंज्यूम्स अमाउंट सर्टन अमाउंट ऑफ फूड एट अ टाइम. तो वो कितना अमाउंट ऑफ फूड उस टाइम पे खा लेता है या कंज्यूम कर लेता है, उसको हम क्या कहते हैं? उस पर्सन की डाइट कहते हैं. और ये डाइट जब बैलेंस्ड वे में होती है, जब इसमें प्रॉपर अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स होते हैं, प्रॉपर अमाउंट ऑफ अदर कंपोनेंट्स ऑफ फूड होते हैं और इन अ बैलेंस्ड वे में होते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं? बैलेंस डाइट कहते हैं. ठीक है, बैलेंस डाइट प्रोवाइड्स नेचुरल डिजीज प्रिवेंशन. बॉडी को अदर डिजीजेस से लड़ने के लिए हेल्प करता है. वेट कंट्रोल, वेट को कंट्रोल करने में हेल्प करता है. एंड प्रॉपर स्लीप विदाउट यूजिंग स्लीपिंग पिल्स. नींद को प्रॉपर मैनेज करता है. आजकल जो नींद नहीं आ रही है या नींद ज़्यादा आ रही है, इसके लिए एक तरीके से रिस्पॉन्सिबल है उस पर्सन का फूड इंटेक. तो प्रॉपर फूड कंज्यूम करने से, प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स का सप्लाई लेने से बॉडी प्रॉपर रेस्ट पोजीशन में भी आती है, बॉडी को प्रॉपर रेस्ट करने लगती है, प्रॉपर टाइम पे नींद आ जाती है. और इन सब के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? उस पर्सन की डाइट. और इसके लिए वो डाइट का बैलेंस होना भी इम्पॉर्टेंट है. पाई चार्ट में समझें तो बॉडी में फूड का इंटेक में फैट्स का इंटेक कितना होना चाहिए? 10%, अप्रॉक्स 10% हमें फैट्स का इंटेक रखना चाहिए. 25% कार्बोहाइड्रेट्स का इंटेक रखना चाहिए. 25% ऑफ प्रोटीन्स का इंटेक रखना चाहिए. एंड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का सबसे ज़्यादा अमाउंट यानी 40% ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हमारी डाइट में होना चाहिए. तब कहलाएगी हमारी डाइट एक बैलेंस्ड डाइट. ठीक है, अब बैलेंस डाइट ना हो तो क्या होगा? अब बैलेंस डाइट का कैसा कहेंगे हम? एक प्रॉपर अमाउंट या इससे बहुत कम या बहुत ज़्यादा, दोनों हार्मफुल है. ठीक है, तो दोनों की क्या कंडीशन हो सकती है? पहली कंडीशन आती है माल न्यूट्रिशन. माल न्यूट्रिशन से हम क्या समझते हैं? पुअर न्यूट्रिशन ड्यू टू एन इनसफिशिएंट पुअरली बैलेंस्ड डाइट, फॉल्टी डाइजेशन और पुअर यूटिलाइजेशन ऑफ फूड. ठीक है, यानी हमारी डाइट में प्रॉपर न्यूट्रिशन का ना होना या उन न्यूट्रिएंट्स का डाइजेस्ट ना होना या पर्टिकुलरली आपका शेड्यूल ही प्रॉपर ना होना. ठीक है, ये किसके लिए रिजल्ट कर सकता है? माल न्यूट्रिशन के लिए. ज़रूरी नहीं है कि ये न्यूट्रिएंट्स एकदम कम अमाउंट में हो तो ही माल न्यूट्रिशन होगा, बल्कि इवन जब ये इंटेक बहुत ज़्यादा भी हो जाता है तो भी वो कंडीशन क्या कहलाएगी? माल न्यूट्रिशन कहलाएगी. ठीक है, नेक्स्ट आता है ओबेसिटी. ओबेसिटी जनरली क्या होता है? जब हमारे बॉडी के जो फैट सेल्स होते हैं, ठीक है, वो एक्सेसिव अमाउंट में ग्रो करने लगे या उनकी नंबर बढ़ जाए, यानी वो फैट सेल का या तो साइज बढ़े या तो नंबर्स बढ़े, तो पर्सन का जो वेट है वो एकदम से राइज हो जाता है, पर्सन का वेट एकदम से ग्रो कर जाता है. ठीक है, तो वो कंडीशन को हम क्या कहेंगे? ओबेसिटी. एंड ओबेस पर्सन का फैट इंटेक हम देखा जाए तो उसके डाइट में फैट्स का इंटेक सबसे ज़्यादा होने की वजह से बॉडी में नेगेटिव इम्पैक्ट्स होते हैं और उस सिचुएशन को हम क्या कहते हैं? ओबेसिटी कहते हैं. इसलिए हमने पढ़ा कि बॉडी में बैलेंस डाइट का होना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है. और सिर्फ डाइट नहीं, हमें प्रॉपर एक्सरसाइज, बॉडी का प्रॉपर मेंटेनेंस, बॉडी को क्या कब नीडेड होता है, रेगुलर हेल्थ चेकअप्स, ये सारी चीज़ें भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है टू रन आवर बॉडी या डू आवर वर्क वेरी एफिशिएंटली. ठीक है, तो आई होप यू अंडरस्टूड द लेक्चर. See you in the next class. Until then, sayonara. Bye bye.